Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Now we are going to start poem section and we are taking the poem number first, lesson number 12, the noble nature. Okay, so today we are going to discuss about the noble nature. तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो पोएम है नोबल नेचर। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यस डियर स्टूडेंट्स, पोएम स्टार्ट करूं उससे पहले अबाउट द पोएम हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो राइटर है इस पोएम के वो है बेन जॉनसन। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम? बेन जॉनसन। और उनका जो बर्थ है वो कब हुआ है? 1573 और डेथ है वो कब हुई है? 1637 के अंदर। जो बेन जॉनसन है वो एक वर्सटाइल एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनैलिटी है, नॉन एज अ प्ले राइट, पोइट, एक्टर एंड क्रिटिक ऑफ दिस 17th सेंचुरी। कि वर्सटाइल का मतलब होती है मल्टी टैलेंटेड, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिसमें कई सारी टैलेंट हो उसको हम वर्सटाइल बोलते हैं। तो बेन जॉनसन एक वर्सटाइल और डोमिनेटिंग का क्या मतलब है? कि जिसने सब पे राज किया, और लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ के अंदर, कि लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ जो भी है, जो साहित्यिक व्यक्तित्व है, उसके अंदर ये काफ़ी अग्रणीय व्यक्ति रहे हैं। और इनको किस नाम से जाना जाता है, किस किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ये प्ले राइट के रूप में भी जाने जाते हैं, मतलब लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, कवि भी है, एक्टर भी है और आलोचक भी है 17वीं शताब्दी के 17th सेंचुरी के। ही इज़ आइडेंटिफाइड फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी। और वो जाने जाते हैं, वो पहचाने जाते हैं, आइडेंटिफाइड किए जाते हैं उनकी शानदार शास्त्रीय और वास्तविक जो कॉमेडी जो करते हैं, जो रियलिस्टिक कॉमेडी करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। उनकी अगर मेमोरेबल कॉमेडीज़ की बात की जाए जो है वो है, एक तो वॉल्फॉन है, द अल्केमिस्ट है, और इसके अलावा द साइलेंट वूमन। ये उन्होंने कुछ रिमार्केबल और मेमोरेबल कॉमेडीज़ लिखी है जो काफ़ी अच्छी है, जो जानी जाती है क्लासिकल और रियलिस्टिक कॉमेडी के लिए। अब आइए हम बात करते हैं इस पोएम नोबल नेचर के बारे में कि ये नोबल नेचर पोएम है क्या। लेट्स अंडरस्टैंड इट। द नोबल नेचर इज़ अ शॉर्ट लिरिक। कैसी लिरिक है ये? लिरिक जानते हो किसे कहा जाता है? जिसमें लास्ट में रिदम मिल रही हो, ले मिल रही हो, उसको लिरिक कहा जाता है। जिसको गीत में गाया जा सके वो लिरिक कहलाती है। तो छोटी सी पोएम इसलिए शॉर्ट लिरिक का है। कंपोज बाय बेन जॉनसन, जो कि मैंने पहले ही बता दिया किसने कंपोज किया इसको, बेन जॉनसन ने। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड मैसेज टू ह्यूमैनिटी दैट विल लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। देखो काफ़ी बड़ी बात कही है। इम्पार्टिंग का मतलब होता है गिविंग, गिविंग ग्रेट मैसेज। एक बहुत ही बड़ा मीनिंग और मैसेज दे रहे हैं मानवता को, कि एक बहुत ही बड़ा मीनिंग और मैसेज देने की कोशिश करें इस पोएम के थ्रू मानवता को, कि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। कि हम जीते हैं किसके अंदर? कार्यों में, ना कि वर्षों में। कि ये कहने का मतलब कह रहे हैं कि व्यक्ति की जो पहचान है वो उसकी उम्र से नहीं है, उसके डीड से, उनके कार्य से है। कि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हम जीते हैं किसके अंदर? डीड्स में, ना कि ईयर्स में। द पोइट कॉन्ट्रास्ट a meaningless and unimpressive long life with a short life full of heroic and virtuous deed by drawing two symbols from nature, an oak and a lily। कि क्या कह रहे हैं? जो पोइट है वो कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, विरोधाभास दर्शाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? दो ऑब्जेक्ट लेकर, एक तो अर्थहीन और प्रभावहीन लंबी लाइफ वाला। कि क्या कह रहे हैं? एक अर्थहीन, मीनिंगलेस का मतलब जिसका मीनिंग ही ना हो, और अनइम्प्रेसिव का मतलब जिसका प्रभाव ही ना हो। तो जो प्रभावहीन और क्या है कहने का मतलब लंबा प्रभावहीन, और जो अर्थहीन जो लंबी लाइफ है उसको वो विरोध दर्शा रहे किसके साथ में? एक छोटी सी लाइफ जो भरी हुई है किसे? साहसिक और गुणी कार्यों से। किस प्रकार से दर्शाने की कोशिश करे? ड्रॉ करके दो सिंबल नेचर के दो सिंबल ड्रॉ करके वो यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, वो एक तो ऑक है और दूसरा लिली और ऑक लेकर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Johnson widely disseminates that the worth of human life is measured not in years but on the basis of achievement and noble acts that leave imprints on the vast eternity of time। कि क्या कह रहे हैं? जॉनसन है वो विस्तार से, बड़े रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डिसेमिनेट्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कीमत है मानवीय जीवन की वो मापी जाती है वर्षों में नहीं मापी जाती, बल्कि उपलब्धि के आधार पे मापी जाती है,
अच्छे कार्यों के आधार पर मापी जाती है, वही उपलब्धि और जो अच्छे कार्य हैं वो छोड़ चले जाते हैं निशान। इस पूरी शाश्वत जो टाइम है इसके ऊपर, जो शाश्वत टाइम है, जो समय ऐसा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, उसको क्या करके जाती है, छोड़कर चली जाती है, उसके ऊपर निशान छोड़कर चले जाती है। कौन? मनुष्य के कार्य, मनुष्य की उपलब्धियाँ। तो आप कितनी उम्र है आपकी, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इसलिए नहीं जाना जाता कि आपकी उम्र क्या है, आपको इसलिए जाना जाता है कि आपने क्या किया है, आप क्या कर सकते हैं। आपकी जो उपलब्धि होगी उसके आधार पे आपको जाना जाएगा। जैसे कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो जाने जाते हैं अपने कार्य के लिए, अपनी उपलब्धियों के लिए। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सीवी रमन ने क्या किया, ठीक है। तो ये जो सब है वो जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो उनकी उपलब्धि है, और उनकी उपलब्धि के लिए हम उन्हें याद करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब पोएम डायरेक्टली रीड आउट कर रहे हैं, तो हैव अटेंशन प्लीज। यस, द नोबल नेचर। तो हमने पहले बात की थी कि एक लिरिक है, लिरिक जानते हो, जिसमें राइमिंग मिल रही हो। देखो राइमिंग कैसे मिल रही है, ट्री बी, तो जो वोवल साउंड है लास्ट का वो सेम है, ई आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ट्री बी, इसमें ई है, सी है, डे में, नाइट लाइट, सी बी। तो कहने का मतलब फर्स्ट लाइन का जो राइमिंग है लास्ट में वो मिल रहा है, मैच हो रहा है सेकंड लाइन के अंदर। ओके, अब ये लिरिक है, ये तुमको पता पड़ गई। अब देखिए, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, doth man better be standing long and oak 300 years to fall a log at last dry bald and sere। अब इसमें कुछ वर्ड्स है वो देख लेते हैं। यहाँ पे DOTH लिखा हुआ है, डथ, ये डथ नहीं है, डज है। ओल्ड इंग्लिश में डज को डथ लिखा जाता था, जहाँ पे भी ES लगाना होता था वहाँ पे TH लगाते थे, वो TH लगाते थे। ओके, तो ये डज है, डथ नहीं है, फर्स्ट थिंग। और इसके अलावा यहाँ पे एक सीयर वर्ड आया है, ये समझा देता हूँ। सीयर का मतलब होता है विदर्ड, मुरझाना। क्या मतलब होता है? मुरझाना, विदर्ड हो जाना, मुरझाना। बाल्ड का मतलब ऐसे, बाल्ड, बाल्ड उसे कहा जाता है जिसके बाल ही ना हो, गंजा। यहाँ पे बाल्ड का मतलब है कि जो पेड़, जो ओक की बात हो रही है, वो आखिर में गिर जाता है बाल्ड होकर। कहने का मतलब उसके किसी प्रकार का कोई पत्ता नहीं होता है, बिना पत्तों के ही वो आखिर में रह जाता है, वो ये कहना जाता है। ड्राई का मतलब सूख जाना, आप ये सब जानते हो। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ये कह रहा है कि ग्रो नहीं करना, हमको विकसित नहीं होना, हमको वृद्धि नहीं करनी, किसकी तरह? एक ट्री की तरह, इन बल्क, क्वांटिटी में, कि क्वांटिटी में हमको उस पेड़ की तरह ग्रो नहीं करना जिस प्रकार से वो पेड़ ग्रो करता है। डथ मैक मैन बेटर बी, डथ का मतलब बनाता है मनुष्य को महान। ये क्या कह रहा है कि हम क्वांटिटी में अगर ग्रो होने लग जाएंगे, उम्र में अगर हम बड़े हो जाएंगे, हमारी उम्र 60 से 70 साल हो जाएगी, 70 से 80 हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रो करना एक ट्री की तरह, वो भी बल्क में, इससे मनुष्य महान नहीं होता है, बेटर नहीं होता है। और यह खड़े रहना, स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑक, किसकी तरह? कि लगातार खड़े रहना। यहाँ पे खड़े रहने से तात्पर्य है लंबे समय तक जीवित रहना, कि जिस प्रकार से जो लंबा ऑक है, लॉन्ग ऑक है, वो खड़ा रहता है 300 वर्षों तक। तो कह रहा है कि जिस प्रकार से ओक ट्री 300 वर्षों तक खड़ा रहता है, उस प्रकार से हमको वृद्धि नहीं करनी है, वर्षों में नहीं जीना है। उम्र बढ़ने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जो ओक ट्री है वो हालांकि 300 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन आखिर में जब ये फॉल होता है, गिरता है, तो ये एक लोक के समान गिरता है। लोक का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा। तो आखिर में जब ये गिरता है तो एक लकड़ी के लट्ठे के समान गिरता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, लकड़ी का लट्ठा। और ये बिल्कुल सूखा हुआ होता है, बाल्ड होता है, सियर होता है, मतलब जब गिरता है तो बिल्कुल सूखा हुआ होता है, ना किसी प्रकार के पत्ते इसके ऊपर होता है, बिल्कुल गंजा होता है और मुरझाया हुआ होता है। तो हमको उस ऑक ट्री की तरह नहीं बनना है, जो उम्र में तो काफ़ी होता है लेकिन देखकर कुछ भी नहीं जाता है, अपने जीवन में किसी प्रकार की उपलब्धि छोड़कर नहीं जाता है। आई थिंक यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट, अ लिली ऑफ अ डे इज फेरियर फार इन May, although it fall and died that night, it was the plant and flower of light, in small proportions with just beauty see, and in short measures life may perfect be। अब कॉन्ट्रास्ट आ रहा है यहाँ पे, विरोधाभास आ रहा है, वो देखने की कोशिश करते हैं। अ लिली ऑफ अ डे, लिली जो सिर्फ एक दिन की है। लिली कितने दिन की होती है? एक दिन की। फ्लावर है वाइट कलर का लिली, ठीक है, उसके लिए कहा जा रहा है कि जो लिली है वो एक दिन की होती है, और वो बहुत ज़्यादा फेरियर होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। किसके अंदर? मई के महीने के अंदर। यहाँ पर मई के महीने के अंदर सुंदर होती है, इसका मीनिंग है
कि वो ब्लूम होती है, वो खिल जाती है, वो बड़ी होती है कौन से मंथ के अंदर, मई के मंथ के अंदर, लेकिन वो होती एक दिन की है, एक दिन के लिए खिलती है। ऑल द इट फॉल एंड डाई डेट नाइट, हालांकि ये गिरकर ख़त्म हो जाती है, मर जाती है उसी रात को जिस दिन ये सुबह खिलती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, कि ये प्लांट है, फूल है किसका, लाइट का। तो ये ध्यान रखना कि मैं बताता हूँ, जब भी हम पोएम में लाइट वर्ड सुने, LIGHT लाइट, या फिर डार्क सुने, ये प्रतीक चिन्ह होते हैं। लाइट जो है वो खुशी की निशानी होती है, हैप्पीनेस। तो लाइट किसका प्रतीक चिन्ह होता है, खुशी का। और डार्क है वो सैडनेस का, अंधेरा किसका, सैडनेस का। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि ये प्लांट है, पौधा है या फ्लावर है किसका, लाइट का, खुशी का, खुशी का प्रतीक है। ये कहने का यहाँ पे जो मतलब वो कह रहे हैं कि जो ये लिली फ्लावर है वो इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना सुंदर होता है कि जो इसका बी होल्डर होता है, कहने का मतलब जिसको देखने वाला होता है, जो इसको देखता है, उसे बड़ी खुशी महसूस होती है, उसे बड़ा आनंद आता है, इसको बड़ा प्लेजर मिलता है, किसको, देखने वाले को। तो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं कि हालांकि एक दिन की होती है, लेकिन ये अपनी सुंदरता से लोगों को खुशी दे के जाती है, लोगों की भलाई करके जाती है। तो इसका जो जीवन है वो इसी प्रकार से सफल हो जाता है कि अपने एक दिन में खिलकर भी ये लोगों की सेवा करके चली जाती है। तो इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट इन ए स्मॉल प्रोपोर्शन, और इस छोटे से टाइम में, प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शन का मीनिंग टाइम है, कि अपने छोटे से समय में वी जस्ट ब्यूटी सीज, कि हम इसी को इधर ले लेते हैं, राइमिंग के कारण उधर ले लिया इन्होंने, वी सी जस्ट ब्यूटीज, तो हम उस सुंदरता को देख लेते हैं उस छोटे से प्रोपोर्शन के अंदर भी, उस छोटे से समय के अंदर भी। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और यहाँ पे मेजर्स का मतलब समय ही है, इसका मतलब भी टाइम है। और इस छोटे से टाइम के अंदर हम उस परफेक्ट ब्यूटी को देख ले, उस परफेक्ट सुंदरता को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो किस लिए होता है, वो दूसरों की सेवा के लिए कहता है। अगर आपकी उपलब्धि, आपका अचीवमेंट, आपका अच्छा कार्य अगर दूसरों के काम में नहीं आता है तो आपका जीवन मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, और उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका जीवन चाहे छोटा ही है लेकिन वो दूसरों के काम में आ रहा है, दूसरों को खुशी देके जा रहा है, तो वो परफेक्ट लाइफ है, वो ज़्यादा अच्छी है लंबा जीवन होने से। कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो लिली फ्लावर है गिव्स प्लेजर टू इट्स बी होल्डर, कि ये प्लेजर देके जाती है, खुशी देके जाती है अपने बी होल्डर को, अपने किसको, जो इसका बी होल्डर है उसको खुशी देकर चली जाती है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप। और ये अब यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इसको। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।